हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। और आज करवाने वाला हूं आप सभी को मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे बिल्कुल। और आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जब सारे मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमारे दिमाग की बत्ती जो है ज्यादा जल जाती है, क्योंकि हमें कह सकते हैं कि ये पता चल जाता है कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चंस हमें आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाया हूं प्लस ऑब्जेक्टिव भी लाया हूं, दोनों ही क्वेश्चंस लाया हूं, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हो ना कि सर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी नीड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाइए आप। तो बिल्कुल आज की क्लास में आप लोगों को सब्जेक्टिव भी मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाले, दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी से आ जाइए यार, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं यहां पर आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो फटाफट से आते जाओ, सेशन को लाइक करते जाओ ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि भैया हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या कहती है जनता भाई, रेडी है? कौन कौन आ चुका है? मीरा, सौम्या, प्रदीप, प्रिंस, पंडित, सृष्टि, रक्षा, छोटू आल्सो फैन, अमरजीत, टारगेट, रितिका, पाराशर, और कौन है भाई? प्रशांत, विपिन, ड्रीम गर्ल, अब्दुल, आकाश, छोटू, शेख, आदि, निर्भया, सृष्टि, डोली, बहुत सारे बच्चे यार, नाम अब तो स्पैमिंग होने लगा है। तो फटाफट से अगर आप लोग आ चुके हो तो यार एक बार फटाफट से क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया हमारी जनता पूरी रेडी है। और आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को भी मिल सकते हैं और सेम टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो क्या कहती है जनता भाई, रेडी है? यार देखो, वॉचिंग और अगर सेशन को लाइक करने में डिफरेंस देखोगे ना तो बहुत सारा डिफरेंस है, ऐसे मजा नहीं आएगा यार। अगर इस तरह से करना है तो फिर मजा नहीं आएगा। अटेंडेंस आप लोगों को लगानी है पहले तो सेशन को लाइक करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि सारी जनता हमारी एक्टिव है। पानी की बोतल साथ में लेकर बैठना। सेकंड चीज, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि आंसर्स आप लोगों को देने हैं। यहां पर हम चेक करेंगे कि आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ भाई, क्या कहती है पूरी जनता हमारी? तैयार है? करे शुरुआत, कर दे धमाका आज। चलो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूं एक चीज और। देखो, आप लोगों को एक तो यहां पर एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, मतलब कि 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये बताने वाला हूं। सेकंड, आप लोगों को यहां पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आज की हमारी इस क्लास में हम करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो कौन कौन तैयार है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? क्या कहती है भाई जनता हमारी? फटाफट से बोलो, क्या तैयार हो आप लोग? कर दे शुरुआत, सेशन को शेयर कर दो एक बार। देन मैं शुरू करने जा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पेपर पेन साथ में लेकर बैठे ना भाइयों, क्योंकि पेपर पेन पर आपको फटाफट से सॉल्व करने होंगे और आंसर करेक्ट क्या है ये भी चेक करना होगा। और ये मुझे लास्ट में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए और कितने क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आता है आपके द्विघात समीकरण का। यदि द्विघात बहुपद आपको ये दिया गया है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहने वाला है, ए बी सी डी। सेशन को लाइक करते रहना, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कितनी जनता हमारी एक्टिव है और कितनी नहीं है। एक बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके 2 शून्य के, एक अल्फा और एक बीटा है। अब यहां से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका मतलब क्या है? या तो शून्यकों का योग पूछा जाएगा जो कि होता है माइनस बी बाई ए, या शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा जो कि होता है सी बाई ए। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसकी तुलना कर देना है। तो ए का मान कितना है? 1, बी का मान -1 और सी का मान कितना है? 4। तो फॉर्मूला यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 1/1। तो फाइनली 1 मिलेगा। और 1 कहां है? ऑप्शन सी में। सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका, फटाफट से बताओ। चलो, और अगर मैं कहता कि अल्फा इंटू बीटा निकालो, मतलब कि सी बाई ए निकालना है, तो सी बाई ए कितना आता है आपके पास में? 4/1, मतलब कि 4 आता है। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन में आपको किस तरह का टाइप मिल सकता है ये भी मैं आपको साथ में बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण दी गई है आपको यहां पर और दूसरी समीकरण ये दी गई है। इसमें बोला है अगर ए अचर है तो किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा? किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा?
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे सबसे ज्यादा गलती जो है इसी टाइप के क्वेश्चन में करते हैं और कहां मिस्टेक करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आपको एक समीकरण दी है 2x प्लस ए वाई बराबर 1, दूसरी समीकरण दी है 3x माइनस 5y बराबर 7। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी में से समीकरण दी गई है। अगर आप यहां पर देखोगे इसने क्या कंडीशन दी गई है आपको कि इसने कहा है कि एक अद्वितीय हल है। अब यहां पर हमारे पास तीन कंडीशन होती है, अद्वितीय हल, ठीक है, और या फिर अद्वितीय हल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है। रेखाएं कैसी मिलती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है। और अद्वितीय हल में कंडीशन होती है a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू होगा किसके, b1/b2 के। तो a1/a2 कितना है, 2/3, नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है, a/5, वो भी माइनस का। तो फाइनली यहां से ये हो जाएगा 3a नॉट इक्वल टू माइनस का 10, तो a नॉट इक्वल टू 10/3, वो भी किसका, माइनस का। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। चलो जल्दबाजी के चक्कर में सी ए को करेक्ट मत कर देना, अगर आपने ए को करेक्ट किया तो गलती हो जाएगी, यहां पर इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इसका हल होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं ए बी सी डी, चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस को क्या करो, इनकी हेल्प से आंसर सर्च करो कि कौन से ऑप्शन में हमारा मान जो है एकदम सही आ रहा है। आपको एक समीकरण दी है x माइनस 2y बराबर 0, दूसरी समीकरण दी गई है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, कौन सी समीकरण को जस्टिफाई कर रहा है, बताओ भाई, कौन सी समीकरण को जस्टिफाई कर रहा है, बोलो बोलो जल्दी से बोलो फटाफट से, कौन सी समीकरण को जस्टिफाई कर रहा है, फटाफट से बताओ कौन सी समीकरण को जस्टिफाई कर रहा है। यहां से अगर देखोगे एक को कर रहा है क्या, ये हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 1 बराबर, यहां से 2 माइनस 2 बराबर 0 मिल रहा है। इधर देखो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो गया आपके पास में 6 प्लस 4 मतलब कि 10। तो ये पहले वाले को जो है जस्टिफाई कर रहा है, पहले वाले को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 2k माइनस 1 के समीकरण अगर इसके हल है, इस समीकरण के हल अगर ये है तो k का मान क्या रहने वाला है। समीकरण दी गई है 10x माइनस 9y बराबर 12 और इसके हल क्या दिए गए हैं, 2k माइनस 1 और k, ये आपको दिए गए हैं इस समीकरण के हल। क्या बताना है बेटा आपको कि यहां पर मान क्या रहने वाला है, वो भी किसका, के का मान बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, बताओ भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। सेशन को लाइक करते रहना सभी जिसने नहीं किया हो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया जनता हमारी पूरी एक्टिव है। एक्स का मान क्या है, हमेशा आपको पता है कि पहला वाला जो मान होता है वो एक्स को और दूसरा वाला मान वाई को डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा 10 2k माइनस 1 माइनस 9k बराबर 12। यहां से देखोगे तो 20k माइनस 10 माइनस 9k बराबर 12। इन दोनों को देखो कितना मिला, 11k, इसको उधर भेजो तो 12 माइनस का जो है ये 10 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली k बराबर कितना आएगा, 22/11। बोले तो 2 कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में। बी एकदम सही है, बी एकदम सही है आपका। ओके क्लियर है, सभी का बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए तो पॉसिबल ही नहीं है यार, बी आएगा ना। ए कैसे आ रहा है, देखो ना, 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11 ही तो बचे। माइनस के 10 को इधर भेजोगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोला गया है कि अगर आपके पास में एक द्विघात समीकरण ये है और इसके मूल बराबर हैं तो कौन सी कंडीशन सही है। अगर मूल बराबर है द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल बराबर हैं। क्या है बेटा, इसके मूल बराबर हैं। आपको बताना है कौन सी कंडीशन को जस्टिफाई करेगा ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ बताओ जल्दी बताओ कौन सी वाली कंडीशन को। भाई आपके पास में 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन या तो डी का मान 0 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन डी का मान 0 के बराबर हो और तीसरी कंडीशन डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। जब ये वाली कंडीशन होती है तो इसके लिए हम बोलते हैं मूल क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक और अलग अलग क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन के लिए मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर।
ठीक है, मतलब दोनों मूल बराबर आएंगे। और तीसरी कंडीशन के लिए यहां पर मूल क्या रहेंगे, काल्पनिक रहेंगे। तो हमें बोला गया है यहां पर कि कौन सी कंडीशन के लिए मूल बराबर होंगे, तो इस कंडीशन के लिए क्या ये सही है, बताओ भाई, या ये सही है? कौन सी कंडीशन सही है भाई, क्या कहती है जनता? ऑप्शन ए बी सी डी, डी सही है, पक्का श्योर हो? क्योंकि डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac को इधर भेजोगे तो प्लस का 4ac। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक द्विघात समीकरण ये, और इसके मूलों का योगफल कितना होगा, बताओ भाई। मूलों का योगफल द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। मूलों का योगफल निकालना है। योगफल क्या रहने वाला है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। यार काफी सारे बच्चे एक्टिव नहीं है, तुम लोग अगर सेशन को लाइक नहीं करोगे तो फिर यार मजा नहीं आएगा, मैं क्लियर कह देता हूं। क्योंकि अगर तुम पढ़ने आते हो तो पहले अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवाया करो। अगर मेरी क्लास में अटेंडेंस नहीं लगवाओगे तो कोई मतलब नहीं है फिर तुम्हारा, फिर तुम आकर बैठे हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, फिर वो वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से मूलों का योग। मूलों का योग अगर हम देखते हैं तो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान कितना है 5। मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो बी का वैल्यू कितना है, यहां से बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 3, तो माइनस के 4/3। कहां नजर आया, कहां नजर आया, प्लस का 4/3 आ रहा है। हमने कोई समीकरण गलत तो नहीं लिख दी? अच्छा यहां पर माइनस का 3 है, ठीक है, चलो माइनस से माइनस गया तो 4/3। अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास में मान लो अल्फा इंटू बीटा निकालना होता, मतलब मूलों का गुणनफल निकालना होता, तो मूलों का गुणनफल कितना आता, मूलों का गुणनफल आपका कितना आता, बताओ भाई। मूलों का गुणनफल अगर पूछा जाता तो मूलों का गुणनफल कितना होता आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इन ऑप्शंस में है मूलों का गुणनफल? भाई मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, ए की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस के 5/3 होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया, ये जय ने दिया है और काजल ने दिया है, देवेंद्र ने दिया है, बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको यहाँ पर एक द्विघात बहुपद समीकरण दिया गया है। इस द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा, विवेचक निकालना है बेटा आपको। क्या निकालना है, विवेचक। बताओ भाई, इंग्लिश में जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक क्या होगा? 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। विवेचक निकालना है, निकालो भाई। विवेचक क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? डी, इसको हम विवेचक भी बोलते हैं, इसको हम विविक्तिकर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जल्दी से बताओ। यहां से देखोगे, पहले तुलना कर दो। ए का मान कितना हो जाएगा 3√3, बी का मान कितना हो जाएगा 10, सी का मान कितना √3। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। तो बी का स्क्वायर, मतलब जब डी निकालना है तो बी का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है 3√3, सी का मान कितना है √3। यहां से देखो ये हो गया 100 माइनस 3 को ऐसे रहने दो, 3 को 4 से गुणा करो कितना होगा 12, √3 को √3 से गुणा करोगे कितना होगा 3, तो 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 बोले तो 64। क्या नजर आया ऑप्शन सी में? सी एकदम सही, बहुत बढ़िया। रूट वाले क्वेश्चन में आप लोग गलती कहाँ करते हो पता है आप लोगों को? आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हो। इनका मल्टीप्लाई सही करना, मतलब रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 3 दिया गया है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, और गलती कहीं नहीं होगी आपसे। अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास में एक द्विघात समीकरण ये दी गई है और इसके मूल समान है तो क्या कंडीशन रहने वाली है, बताओ भाई। द्विघात समीकरण, अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन दिखने में बहुत ज्यादा इजी दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी गलती करोगे वो क्या करोगे, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण दी गई है। आपको पता है मूलों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ये भी बहुत सही है, इतना भी आपको पता है ना। लेकिन आप गलती क्या करोगे आपको पता है, नहीं पता है? अरे भाई मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब मूलों का मूल समान है, ठीक है, तो यहां से अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोला जाए मूलों का योग, तो यहां पर ए का मान कितना आपके पास में बी
बी का मान कितना है ए और सी का मान कितना है आपके पास में 1। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो वाई का एक्स का गुणांक होता है और सी आपका अचर पद रहता है। तो अल्फा प्लस बीटा में आप गलती ये करोगे, लेकिन इसने साफ कहा है कि अगर मूलों का मूल समान है तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का मान कितना है भैया हमारे पास में? बी का मान कितना है यहां से? बी का मान हमारे पास में ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है बी और सी। ये आंसर करेक्ट होगा ना? क्या ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हो? हैं कुछ भी जो मन में आ रहा है जो ही बोल दो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4 बीसी होगा या एसी होगा? अभी भी गलती कर रहे हो तुम, ऑप्शन को ध्यान से देखो। तुमसे मैंने यही कहा है कि तुम गलती कहां करने वाले हो ये देख समझ लेना। अगर तुम्हें ये पता चल गया कि गलती कहां हो रही है, क्योंकि तुम लोग जल्दबाजी में क्या कर रहे हो, तुम्हें एक रटी रटाई सी पता है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ही मिल सकती है। अरे भैया जब इसके रूप में दे दी जाएगी ना, गुणांक चेंज कर दिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक b कर दिया जाएगा और x का गुणांक a कर दिया जाएगा, तो आंसर भी पलट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है? चलो है पहचान लो, नहीं को छोड़ो। निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है? ये तो तुम कर लोगे, इसको तो छोड़ो, इसको तो लल्लू सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। दो समरूप त्रिभुज की अगर संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज है, आपको साफ बोला गया है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है और उनकी भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए और यह कहा जाए कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहने वाला है? बताओ भाई। संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। सेशन में मजा आए तो सेशन को लाइक करते रहना बीच में। ठीक है, साफ बता देता हूं, संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और कैसा आता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। बस दोनों चीजें तुमको एक लॉजिक पर डिपेंड करती है, वो अगर आता है तो सारा क्लियर है। अगर हमारे पास में दो जो है समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज समझते हो ना? अगर पहले वाला त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज ABC, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज, इसको नाम दे देता हूं DEF, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो साफ बोला गया है कि इसकी भुजा का अनुपात और इसकी भुजा का अनुपात आपको दिया गया है। तो हम यहां पर देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इन दो त्रिभुजों की जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है? इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के, मतलब AC बटे DF के वर्ग के, ठीक, बराबर BC बटे EF के वर्ग के, BC बटे EF के वर्ग के, और बराबर AB बटे DE वर्ग के, AB बटे DE के वर्ग के। ठीक है, क्लियर? क्या कहा मैंने? अगर आपके पास में दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो वो बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो संगत भुजा का अनुपात कितना है? 4/9, इसका कर दो वर्ग, तो 16/81 कहां नजर आया? बी में। बी एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको अगला क्वेश्चन मिलता है यहां पर निर्देशांक ज्यामिति से। बिंदु दिया गया है और बोला गया है कि किस चतुर्थांश में है। एक बिंदु दिया गया है और आपको साफ बोला गया है कि किस चतुर्थांश में है। बताओ भाई, बिंदु किस चतुर्थांश में रहने वाला है? ABCD, 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं भाई। 4-3 मतलब x आपका ये रहा, y आपका ये रहा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। पहले चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो x इधर नेगेटिव आ जाता है और y इधर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, x नेगेटिव आ जाता है, y पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे यहां पर तो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, क्योंकि ये आपको पता है x है, ये -x है, ये y है और ये -y है। और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आपसे कौन सी कंडीशन बोली गई है? आपसे ये बोला गया है कि x पॉजिटिव कहां है भैया? x पॉजिटिव ये रहा, y नेगेटिव का ये रहा। कौन से चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। जल्दबाजी में गलती मत कर देना द्वितीय चतुर्थांश में करके। अगर तुमने ये कर दिया तो आते हुए भी 1 नंबर तुम्हारा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु ये दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है।
यहां से एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी मैं बताता हूं। पहले इसमें देखो, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा होता है, बताओ भाई मुझे। दो बिंदुओं के मध्य की अगर दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी। बहुत आसान है। एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, ठीक है। इस ए बिंदु पर ए है, इस पर बी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये लड़का ये लड़की दोनों को मिलना है, दोनों को मिलना है, तो भैया इनकी दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। दूरी कम कैसे करेंगे? दूरी सूत्र से। आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि अगर इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है, तो AB की जो दूरी होगी, इसका फॉर्मूला हमारा एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना। अब यहां पर देखो, आपको साफ बोला गया है कि इसके निर्देशांक 2 3 है और इसके निर्देशांक -2 3 है। तो हमने कहा है x2 माइनस x1, तो x2 कौन सा है? ये रहा, माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यहां से मिलता है -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 16, वो भी √4, बोले तो 4, ठीक है। 4 इकाई, 4 इकाई, ऑप्शन बी। चलो बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर दिया है। 4 इकाई आप लोगों की एकदम सही आ रहा है सभी का। सेशन को लाइक करते रहना, सेशन में मजा आए तो। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु दिया गया है और ये देखो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि क्वेश्चन यहां से इस तरह से भी पूछा जाता है। एक बिंदु दे दिया गया है और आपसे साफ बोला है कि मूल बिंदु से दूरी बताओ भाई। बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या रहने वाली है? बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या रहने वाली है? कौन सा ऑप्शन सही है? बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, यहां पर कोई बिंदु है ए और इस ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 3, यहां पर हो गया इसका केंद्र, ठीक है। और केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं वो सभी को पता है अच्छे से, 0 0 होते हैं। तो ये ओ नाम दे देता हूं केंद्र को। ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी क्या कहते हैं हम इसे? ओ से ए की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो होती है आपके पास में √x² प्लस y²। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में भी दूरी सूत्र लगाते हैं हम, और जब दूरी सूत्र लगाते हैं तो हमें यहां पर यही रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 9 √13 इकाई, √13 इकाई कहाँ है? √13 इकाई, ये रहा ऑप्शन सी। सी में एकदम सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिंदु एक आपको ये दिया गया है, दूसरा बिंदु आपको ये दिया गया है, इसको मिलाने वाली रेखा क्या? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु, एक रेखा ये, एक रेखा ये, इसके निर्देशांक दिए हैं 8 और 10, इसके निर्देशांक दिए हैं 4 और 6। मध्य बिंदु कहाँ है इसका? ये रहा, मान लो P, और इसके निर्देशांक अगर मैं x y मान लेता हूं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या रहने वाले हैं? बोलो भाई, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या रहने वाले हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, चारों के अनुसार आपको देना है आंसर। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है आपके पास में x1 + x2/2 और y1 + y2/2। सभी के लिए यही होता है ना, किसी के लिए कुछ अलग से तो नहीं होता है। चलो बहुत बढ़िया। तो x1 कितना है हमारे पास में? 8, तो ये हो जाएगा 8 + 4/2 और 10 + 6/2। तो फाइनली यहां से ये हो गया 12/2 और 16/2। तो 12/2 का मतलब हो गया 6, 16/2 का मतलब हो गया 8। 6 और 8 कहाँ है? ऑप्शन ए में, सी में नहीं, ए में। ए आंसर एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, एक बिंदु ए ये रहा, बी ये रहा, इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इसका आप बताओ भाई निकाल के। 2 रेखा दी गई है, आपको इसका मध्य बिंदु निकालना है। सेम फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, फॉर्मूला चिपकाना है, सॉल्व करना है, आंसर आपके पास में, ठीक है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसको बेशक आप लोग लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि लिखने से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ आखिर में वैल्यू क्या है। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2 हो गया ये। तो 4 और 6 कितने हुए? 10, 10/2, 5 और 5 कितने हुए? 10/2। क्या मिल रहा है?
इधर से भी 5, इधर से भी 5, मतलब x और y के दोनों के निर्देशांक 5 5। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, अगर एक बिंदु -3 4 दिया है तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी क्या रहने वाली है? अगर आपको बोला गया है एक बिंदु है आपके पास में -3 4 और मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या रहने वाली है? बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या रहने वाली है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, बताओ भाई जल्दी से, ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए बी सी डी। देखो यहां पर ध्यान से समझना, ये x हो गया आपका, ये y हो गया, ये -x हो गया और ये -y हो गया। ठीक है, अब आपको दिया गया है -3 4 मतलब कि यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, और इसके निर्देशांक -3 4 है। इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 होंगे, तो x² + y², यही होता है रूट के अंदर मूल बिंदु से दूरी। x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर, 9 + 16 कितने होंगे? 25 रूट 25 बोले तो 5 इकाई। 5 इकाई कहां नजर आया? डी में, डी एकदम सही है। ठीक है, चलो ये बात हुई हमारी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले तो एक बार सेशन को लाइक कर दो सभी, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया सारी जनता एक्टिव है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। कौन कौन चाहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? बताओ भाई। 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस तरह के आते हैं। अब हम बात करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की, है ना। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है ना, हमें सभी लिखते हैं, हमें भी तो लिखना होगा ना। बोलो भाई, कौन कौन चाहता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन? ईमानदारी से फटाफट से मुझे बता दो, चाहते हो करे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी? सांख्यिकी के भी बताऊंगा मैं अभी क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले क्वेश्चन सांख्यिकी के भी आने वाले हैं आप लोगों के लिए, है ना, टेंशन मत लो। तो एक बार पहले तो जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ देन अब मैं शुरुआत कर देता हूं। ठीक, ये 1 मार्क्स आप लोगों का कंप्लीट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अब बात की जाएगी नेक्स्ट राउंड की, राउंड 2, है ना, नेक्स्ट राउंड। और नेक्स्ट राउंड 2 होने वाला है 2 मार्क्स क्वेश्चन का। किसका होने वाला है? 2 मार्क्स क्वेश्चन का। चलो भाई, तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन आपके, ये रहा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। बताओ भाई, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा कि अगर 987/10,500 दिया है तो क्या करोगे? आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है ना। तो सबसे पहले हमें जब ये पूछा जाए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम किसकी बात करेंगे? हर की बात करेंगे। नीचे वाला होता है हर, ऊपर वाला होता है अंश, है ना। ऊपर वाला तो जो है वो है ही सही, लेकिन यहां पर जो है वो कौन होगा? अंश होगा। अब हमें क्या करना है? हर को 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में अगर मिल रहा है तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं 987 को ऐसे रहने देता हूं, 10,500 के क्या करता हूं? गुणनखंड करता हूं। 10,500 के गुणनखंड क्या होंगे? क्या किसी को पता है? बोलो भाई। 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5 की पावर 3, ये होगा? हाँ या ना? बोलो भाई। 987 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं? 987 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं हम? 987 के गुणनखंड करोगे तो 987, 3 से करोगे 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से करोगे 3 एकम 3, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से हो जाएगा क्या? फिर 7 से करूं मैं डायरेक्ट? अगर मैं 7 से करता हूं, 2 की पावर 3 सही तो है ना? नहीं है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3, अब सही है? ठीक है, अब सही है। चलो 7 से करता हूं, 7 से करूंगा तो 7 चौक 28 और 7 बज गए, 7 7 49, फिर 7 से करूंगा एक बार, फिर 7 से करूंगा एक बार, है ना। यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, हाँ या ना। 7 चौक 28 के 8 हासिल गए 4, मतलब 32 में से 28 गए तो 4 बज गए, 9 उतर गया, 7 से गया तो 49, एकदम सही है ना, एकदम सही है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा
5 गुणा, यहां पर 5 की पावर के रूप में लिख, अरे यार 5 की पावर को डायरेक्टली लिख देता हूं ना मैं, 7 इंटू 5 की पावर 3 है ना, क्योंकि 2 बार लिख दिया था मैंने 5 5, तो मैं ये देख रहा कि क्या हो गया ये। तो 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 3, और ये हो गया 7, 7 से 7 कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अब आप देखोगे यहां से कितना मिलता है आपको 49, और यहां से कितना मिलता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, मतलब आपको अंश जो हर है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में मिलता है। तो हम क्या कहेंगे भैया, इसका जो हमारे पास में 5 की पावर 2 आएगा 3 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा 3 आएगा, 5 की पावर 3 ही है ना, 47 कैसे आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा ना, 47 कैसे आएगा, कुछ छूट गया क्या, कुछ छूट गया क्या, 47 कैसे आ रहा है भैया जी, ये बताओ 47 कैसे आ रहा है, 47 कैसे आ रहा है, किस तरह से काट रहे हो, किस तरह से काट रहे हो, 2 की पावर 3 है पक्का, फिर से करूं एक बार, 47/2 गुणा 5 की पावर 3, 49/7, वापस से कर देता हूं, लो क्या यही दिक्कत है, अगर तुमको इतनी दिक्कत आ रही है तो ये लो 10,500 ले लो, 10,500 को करते हैं 2 से करेंगे 2 पंजे 10, ठीक है 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 3 से कर लें, 3 से करते हैं तो 3 8 24, 2 बज गए, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से कर लें, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 से करते हैं तो 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है, और 5 25, फिर 5 से करते हैं तो 5 3 15, और 5 25, फिर 5 से करते हैं तो 5 7 35, और ये 7 1, तो भैया जी इसके 10,500 के जो गुणनखंड आए वो आया 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7, यही आएगा। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 कहां से आ रहा है भैया, 4 कहां से आ रहा है, 5 एकम 5, 3 बज गए, 5 7 35 है ना, 5 7 35, फिर 3 बज गए, तो 5 एकम 5, 3 8 होते हैं, 5 7 35, 37 में से 35 गए तो कितने बचे, 2 ही तो बचे, फिर तो 2 आएगा यहाँ पर, फिर 2 आएगा तो फिर लोचा हो जाएगा है, फिर 2 आएगा तो फिर लोचा हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 3 बज गए तो 37 हो गया, 5 7 35, 2 बज गए तो 5 25, सही तो है हाँ, फिर 5 से क्या, 5 3 15, और 2 5 25 हो गए, ठीक है, फिर 5 से क्या 7, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है। चलो अब देखो इधर 987 के तुम गुणनखंड कर लेना, कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये दोनों ही बचेंगे, लगभग ये दोनों ही बचेंगे है ना, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ऊपर वाले से जो भी इसके गुणनखंड करोगे। तो हर क्या किस रूप में आ रहा है, हर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आ रहा है तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, कैसा है इसका दशमलव प्रसार, शांत है। ओके चले आगे, चले आगे, 987 के गुणनखंड तो कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो हाँ शांत होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इससे समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। देखो इधर दिया है वर्ग अंतराल, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है, इधर आपके पास में बारंबारता, तो बारंबारता बाद में लिखेंगे, पहले x लिखेंगे हम, है ना, यहां आ जाएगी आपकी बारंबारता, बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बोले तो f, फिर आपके आ जाएगा fx, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, ठीक है, तो ये समीशन ऑफ fi हो गया, ये यहां पर हो जाएगा समीशन ऑफ fi xi, क्लियर। चलो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, 3 होगा सर,
यार 7 क्यों नहीं आएगा, 5 की पावर 4, 5 से करता हूं तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 7 35, 7 आ रहा है ना यार, 5 की पावर 4 कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 5 की पावर 3 और 7, सही है, एकदम सही है। 5 की पावर 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 की पावर 4 तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। चलो अच्छा 987 का बता रहे हो, कर लेना यार, 987 का तुम कर लेना, मैंने बता दिया। वर्ग अंतराल देख लेते हैं, क्या दिया है 0 से 10, फिर क्या दिया है 10 से 20, फिर क्या दिया है 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, यही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो अब देखो x कैसे निकालेंगे, इनको दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 3 की पावर भी 2 होगी यार, 3 की पावर 2 कैसे हो रही है, 3 की पावर 2 कैसे हो रही है, मेरे हिसाब से तो सही है, तुम अपने हिसाब से देख लेना, 3 की पावर 1 ही आएगी, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी सी। यहां कितना मिलेगा 5, यहां कितना मिलेगा 15, यहां 25, यहां 35 और यहां 45, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, 2 का भाग, जोड़ जोड़ के 2 का भाग, जोड़ जोड़ के 2 का भाग, ठीक है। चलो ये कितनी दी गई है 8 12 10 11 और 9, चलो गुणा करो भाई, 8 पंजे 40, 15 को 12 से गुणा करो, 15 को 12 से गुणा करोगे, 15 को 12 से गुणा करोगे तो 180 आएगा, 12 पंजे 60 का 0 हासिल गए 6, 12 का 12 6 18, ठीक है। 25 को 10 से करोगे 250 आएगा, 11 को 35 से, 11 पंजे 55 के 5 हासिल गए 5, 11 33, 33 और 5 38 और 5 9 45 के 5 हासिल गए 4, 9 चौक 36 और 4 40, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो अब हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, हमें चाहिए एक तो इसका टोटल समीशन ऑफ एफ आई, इसका टोटल कितना आ रहा भैया 12 8 20, 20 और 20 40, 10 50, ये तो हो गया 50। इधर देख लो भैया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल 1260, श्योर हो, तुमने बताया मैंने लिख दिया, गलती हो तो फिर देख लेना तुम तुम्हारे हिसाब से। एक्स स्क्वायर बराबर 1260 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, एक्स बार बराबर 5 दूनी 10, 2 बजिया 5 25 और 5 दूनी, लो भैया 25.2, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब पता चल गया किस तरह से सॉल्व होगा, बताओ भाई फटाफट से, क्या अब सभी को समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व होगा, यही आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यह कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। एक वृत्त लो, पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन आखिर में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि कहना क्या चाहते हो, तो भैया वो पता चल जाएगा हमें। ये लो, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर क्या करती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसकी जीवा, ये जीवा हो गई AB है ना, और ये इसका केंद्र हो गया, यहां पर क्या कर रही है समकोण बना रही है, क्लियर। इसको नाम दे दो O। अब त्रिज्या आपके पास में 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि आपको पता है ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। फिर बोला गया है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से क्वेश्चन फिक्स से आता ही है, या तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, ये आपको बोलेगा ही सही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर ये देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका वृत्तखंड हो गया या त्रिज्याखंड होगा, क्या होगा भैया बताओ भाई, ये वृत्तखंड होगा या त्रिज्याखंड होगा, ये वृत्तखंड होगा या त्रिज्याखंड होगा, बोलो बोलो फटाफट से। अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई मेरे पास में, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। 1/2 r का मान कितना 10, तो 10 × 10, साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, क्लियर। तो ये कट गया 5 बार, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहां से मिलेगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ जो हमें किस किस का निकालना है, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का मान निकालना है। इसके लिए हमें त्रिज्यखंड का मान चाहिए। त्रिज्यखंड कौन सा, इसको मैं x नाम दे देता हूं, OAXB है ना। त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल, क्या करोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना रखना है, 3.14 रखना है। कितना रखना है, 3.14 रखना है। तो थीटा का मान ऑलरेडी है 90 बटे 360, पाई का मान कितना रखोगे 3.14, आर का मान 10 इंटू 10, ये 0 से 0 कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया 2 से, फिर ये 2 से 5 बार कट गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, पक्का यही है। तुमने कहा मैंने लिख दिया, फिर मुझसे मत कहना ये क्या हो गया, है ना। आ जाओ, अब हम क्या करें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड कौन सा है, त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज कौन सा है, OABC, सी नहीं है, OAB, त्रिभुज सी नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर, OAB का क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपके पास में 78.50 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, ये आया आपके पास में 50। तो फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, पक्का, ये लो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो किसका क्षेत्रफल, ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, बस। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को। ओके, तो पाई का मान 3.14, आर का मान 10 का स्क्वायर, 28.5। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा करेक्ट है। क्लियर है, चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन क्यूब सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है तुम्हारे पास में, दो घन है ना, और दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो पहले दिया है घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये भुजा क्यूब कितना हो गया, 64 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, दो घन को मिलाकर क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। तो घन की भुजा समझना, घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहां से भाई, यहां से अगर a का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 हो जाएगा, मतलब कि 4 का क्यूब होता है। तो घन की भुजा आ गई आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, देखो दो घन को जब हम मिलाते हैं, समझना हमारा बॉक्स है क्या, नहीं है, वरना इजीली पता चल जाता। दो घन को जब मिलाते हैं, है ना, तो दो घन को मिलाया तो घन की लंबाई, तो घन की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले वाले की लंबाई 4 और दूसरे वाली लंबाई 4, मतलब 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर, है ना। आपको लंबाई ध्यान रखनी है, चौड़ाई ध्यान रखनी है, और ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी, सिर्फ लंबाई जो है वो बढ़ेगी, है ना। ये ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, रख दो वैल्यू और खत्म कहानी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जनाब मत कर देना, जनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, 64 और 6 70 80। ठीक है, 80 इंटू 2, तो 2 इंटू 80, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसकी इकाई जो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और जब आपसे
यहां पर आयतन की बात की जाए तब ध्यान रखना क्यूब में होगी। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। चलो भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण दिया गया है और 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? इसके मूल ज्ञात करने हैं। कैसे करें भाई? देखो मुझे एक बात बताओ, 2 रूट 6 है ना, तो इसको मैं रूट 6 लिख सकता हूँ। 2 रूट 6x का मतलब क्या हुआ? रूट 6 और रूट 6 है ना। अगर मेरे पास में माइनस 2 रूट 6x है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस के रूट 6x और माइनस के रूट 6x, यही होगा। क्लियर? तो मैं इसको क्या करता हूँ? ब्रेक कर देता हूँ। 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ओके, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? चलो अब मैं यहां से रूट 3x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से मिलेगा मुझे रूट 3x माइनस रूट 2। ओके, फिर यहां से मैं क्या यहां से भी मैं क्या करूंगा? कॉमन ले लूंगा। और क्या कॉमन ले सकता हूं? यहां से मैं रूट 2 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि देखो रूट 3 और रूट 3 कितने होंगे? 3 होंगे। रूट 3 और रूट 2 कितने होंगे? रूट 6 होंगे। यहां से कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। क्लियर? यहां से आपको साफ नजर आ रहा है रूट 3x माइनस रूट 2 का क्या आ रहा है? ये होल स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आपके पास में इसका होल स्क्वायर आ रहा है। अब होल स्क्वायर आ रहा है तो x का मान जो है वो क्या हो जाएगा? रूट 3 बटे रूट 2, यही होगा। सॉरी, रूट 2 बटे रूट 3, क्योंकि इसको इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा ना, वो बटे में आएगा। लो भाई, और दूसरा भी रूट 2 बटे रूट 3 ही आएगा। खत्म। क्लियर है? इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बात समझ में? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं, है ना। ये वाले क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। इसमें आपको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें? माध्य ज्ञात करना है। देखो माध्य के लिए आपको सीधा सीधा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है सारा काम आसान है। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H। सही है? नहीं है, अपॉन में F आता है और इनटू में H आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से निकालोगे, खत्म। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है? L का मान रखना है, n/2 का रखना है, CF का रखना है, सारी चीजें। ठीक है? हाँ, रूट 2 बाय रूट 3 ही आ रहा है। नेक्स्ट, यहां पर ये चित्र दिया गया है, इसको सॉल्व करोगे आप लोग। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लल्लू सा क्वेश्चन है, छोटू सा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। OAB का मान ज्ञात करना है ना। तो ये 110 दिया गया है, इसका एक कोण ज्ञात करोगे तो वो 55 डिग्री का आ जाएगा, और एक ऑलरेडी 90 बना हुआ है, इस कोण को निकालोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55 प्लस 90। तो 55 और 90 कितना हो गया आपका? दोनों को जोड़ देना, उसको 180 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 35 डिग्री आ जाएगा। 35 डिग्री आ जाएगा। ये तो ओरली सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है, समांतर श्रेणी का है। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, एक ये और एक ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए ना आप लोगों को, ये आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से सारे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। तो आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इन्हें ध्यान से और अच्छे से सॉल्व करना, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे। ओके, चलो भाई, तो आई होप सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को मज़ा आया होगा, है ना। सारे टाइप के क्वेश्चंस करने को मिल गया आप लोगों को। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, ईमानदारी से सेशन को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना सेशन कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ मैं जय हिंद और बाय बाय।